हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ओनली, बट यहां पे क्या होता है, सामान को या किसी भी मटेरियल को हम मेम्ब्रेनस सैक या वेसिकल्स के थ्रू सेल के अंदर या सेल के बाहर ले आते हैं और इसी को हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, दैट it involves the movement of substance into or out of the cell using membrane bound sacs called vesicles। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है ये, एक्टिव है या पैसिव? ऑब्वियसली वेसिकुलर मूवमेंट के लिए भी हमको प्रोटीन्स की, मोटर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम आगे देखेंगे। तो अगेन इट इज ऑल्सो एन एक्टिव प्रोसेस because it requires ATP. It is an active process because it requires ATP. ठीक है, अगर हम टाइप्स देखें किस किस तरह का हो सकता है, तो दो मेजर टाइप ऑफ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट होगा। दैट इज, सबसे पहले हो गया दैट इज एंडोसाइटोसिस। अगर कोई सामान सेल के अंदर आ रहा है तो दैट इज एंडोसाइटोसिस। और दूसरा हो गया आपका दैट इज एक्सोसाइटोसिस, मतलब कोई सामान अगर सेल के बाहर जा रहा है तो देन दैट इज एक्सोसाइटोसिस। ठीक, नाउ एंडोसाइटोसिस इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स। अगर हम लिक्विड इनटेक कर रहे हैं तो देन दैट विल बी कॉल्ड पाइनोसाइटोसिस, जिसको हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। और अगर हम कोई बैक्टीरिया या पैथोजन को इनगल्फ कर रहे हैं उसको मारने के लिए, तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, जिसको हम सेल ईटिंग भी कह सकते हैं। ठीक, एक्सोसाइटोसिस को हम सेल वॉमिटिंग कर देंगे, कोई भी जो काम का चीज नहीं है उसको सेल एक्सट्रूडेट कर जा रहा है तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस भी कह देंगे। चलिए अब एक एक करके इन सब का मैकेनिज्म देखते हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ठीक है। तो एंडोसाइटोसिस क्या हुआ, किसी चीज को हम अंदर ले रहे हैं, तो प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सब्सटेंस into the cell, forming vesicles। कहां से? फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कैसे कैसे टाइप के हैं जो हमने ऑलरेडी देख लिया, दैट इज पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, और एक और होता है उसको कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक और ऐड कर लो यहां पे, तीसरा भी, दैट इज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ये एलडीएल के केस में देखते हैं, इसका क्लिनिकल रेलेवेंस भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले नॉर्मल पाइनोसाइटोसिस की बात करते हैं। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप। पाइनोसाइटोसिस, इसको हम लोग सेल ड्रिंकिंग भी कह सकते हैं। तो क्या है भैया, इंजेक्शन ऑफ, डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, इट इज इंजेक्शन ऑफ minute particles
क्या क्या चीज़ हो सकते हैं? वाटर हो सकता है, ठीक है, डिजॉल्व सॉल्यूट्स हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है, फ्रॉम द ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अगर जो चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पाइनोसाइटिस। और जब भी पाइनोसाइटिस आएगा तो उसके साथ वाटर आएगा क्योंकि ये सारे डिजॉल्व स्टेट में आएंगे, ठीक है। अब होता कैसे है, प्रोसेस देखें इसका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि मान लो ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, लेट्स से ये आपका एक सेल है और उसके अराउंड ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक इनवैजिनेशन होगा सेल मेम्ब्रेन में। स्टेप वन वुड बी दैट देयर विल बी एन इनवैजिनेशन और पिट फॉर्मेशन इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ऐसे कुछ एक पिट या एक गड्ढा बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन इज दैट इज योर इनवैजिनेशन या पिट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इन्वेजिनेशन या पिट हुआ और इवेंचुअली ये पिट अंदर की तरफ घुस जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ पाइनोसाइटोटिक वेसिकल। तो ये पूरा अंदर घुस के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ पाइनोसाइटोटिक वेसिकल, ठीक है। तो स्टेप वन में क्या हुआ, ये एक पिट बना। अब ये पिट इवेंचुअली पिंच ऑफ हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर वाटर या डिजॉल्व सॉल्यूट होंगे एंड दिस विल फॉर्म अ पाइनोसाइटोटिक वेसिकल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसको मुझे से किसी टारगेट तक पहुंचाना है, इसको मुझे किसी टारगेट तक पहुंचाना है, कहीं भी पहुंचाना है, मतलब अंदर सेल के अंदर कहीं भी पहुंचाना है। तो यहां पे मुझे मोटर प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे यहाँ पे लेट्स से साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर ही होता है इसमें, ठीक है। तो ये मेरे मोटर प्रोटीन्स है और इन मोटर प्रोटीन्स की मदद से मैं इन पाइनोसाइटोटिक वेसिकल को जहां भी उसको जाना है उसको पुश कर देंगे। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, वो जाएंगे, ठीक है। तो दीज मोटर प्रोटीन्स आर कॉल्ड, ये जो मोटर प्रोटीन्स होते हैं इनको हम कहते हैं काइनेसिन्स और डाइनिन्स, ठीक है। तो ये जो मोटर प्रोटीन है इसको कहते हैं काइनेसिन्स एंड डाइनिन्स, ठीक है। अब ये जो काइनेसिन्स और डाइनिन्स है इसके थ्रू इसको, ये जो मोटर प्रोटीन है इसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा। यहां क्या होगा, एटीपी इज रिक्वायर्ड, इसीलिए इसको भी हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं, इसीलिए इसको भी हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। तो पाइनोसाइटिस में क्या हुआ सर, सबसे पहले एक इनवैजिनेशन या पिट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहां पे जो भी सब्सटेंस है जो जिसको डिसॉल्व करना है वो यहां पे रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट इज पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द सेल्स जिससे एक पाइनोसाइटोटिक वेसिकल बना और उसके बाद जब हम उसको टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचाना है तो टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचाने के लिए मोटर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। तो दीज मोटर प्रोटीन्स, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर क्या, फॉर मूवमेंट ऑफ पाइनोसाइटोटिक वेसिकल डीप इनटू द सेल। अब कहीं भी उसको टारगेट ऑर्गन के पास जाना है, ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड होगा तुम्हारा, दैट इज काइनेसिन्स एंड डाइनिन्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स आ रहे हैं पाइनोसाइटोटिक के थ्रू तो वहां पे हमको क्लैथरीन का रिक्वायरमेंट होता है। इसके बारे में हम अभी थोड़ा आगे डिटेल में जब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस पढ़ेंगे
तो वहां पे हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, तो अभी मैं ये वाला पार्ट वहां पे नहीं मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला प्रोसेस जो आपका हो जाता है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगो मतलब सेल ईटिंग हो गया ना, तो अगला आ जाता है दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। क्या होता है सर फैगोसाइटोसिस? तो यहाँ पे जितने लार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया है ना, कोई पूरा का पूरा सेल हो गया या कोई टिश्यू मर गया है, ठीक है, तो उसको हम इनगल्फ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंजेक्शन ऑफ large particles such as bacteria, whole cells or portion of degenerating tissues, ठीक है। जो भी खराब हो रहा है चीजें हम उसको इनगल्फ करेंगे और उसको खत्म कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, ठीक है। कहां पे होगा? अगर हम ज्यादातर साइट देखें इसका, तो इट इज परफॉर्म बाय ज्यादातर न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेज, है ना, मोस्टली सीन इन न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। क्यों? क्योंकि यही सब फैगोसाइटोटिक मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो होता कैसे, ये काम कैसे करता है, ये तुम्हें मैं समझाता हूं, ठीक। तो मान लो मैंने एक न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर बना दिया, लेट्स से दिस इज अ एमीबॉयड मूवमेंट शो करेगा, तो ये किसी न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर हमने बनाया, ठीक है। अब मान लो कि ये कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है या पैथोजन कुछ भी कर लो, ये है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है कि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया, इसको हम एंटीबॉडी के साथ चिपका देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया है उसको किसी एंटीबॉडी के साथ अटैच कर देते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? ऑप्सिनेशन। तो द बैक्टीरिया इज अटैच्ड टू एंटीबॉडी, ताकि इसको मेरा मैक्रोफेज रिकॉग्नाइज कर पाए, है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सिनेशन, सोनिनेशन हो जाएगा, ऑप्सोनिनेशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां पे मान लो कि मैंने बैक्टीरिया को एंटीबॉडी के साथ कोट कर दिया या बाइंड कर दिया, दिस इज योर स्टेप 1, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब ये फैगोसाइट के रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, यहाँ जो भी फैगोसाइट है जहां पे भी हो रहा है, तो ये उनके रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है इट विल बाइंड टू द फैगोसाइट रिसेप्टर। तो क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 2 में कि क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 2 में कि द सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर अटैचेस टू द बैक्टीरिया या पार्टिकल, कुछ भी कह सकते हो, है, ठीक है, बाइंड कर गया। अब जो मेरा ये सेल है ये आर्म्स निकालेगा ऐसे, इसको अब इनगल्फ करना है, तो ये रिसेप्टर के अराउंड, रिसेप्टर के अराउंड ये ऐसे आर्म्स निकालेगा। दीज आर्म्स आर कॉल्ड स्यूडोपॉड्स, इसको हम कहते हैं पॉड्स, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 क्या हो गया? स्टेप नंबर 3 हो गया कि द सेल extends arms like a projection called pseudopods, ठीक है। अच्छा,
अब ये जो स्यूडोपॉड्स भी है, ठीक है, ये निकल रहा है, ऑब्वियसली यहां पे भी कोई कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन लगेगा, है ना। तो ये जो स्यूडोपॉड्स होता है इसका भी मूवमेंट जो है वो कौन कराएगा, वो एक्टिन प्रोटीन कराता है। तो दे आर पावर्ड बाय, तभी तो ये एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो ये स्यूडोपॉड्स का मूवमेंट जो है इट इज पावर्ड बाय एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, अब ये जो स्यूडोपॉड्स है इट विल इनगल्फ द बैक्टीरिया, ठीक है, और एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कह देंगे फैगोजोम। अब ये जो पूरा इनगल्फ स्ट्रक्चर हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, ये बन गया फैगोजोम, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। तो द स्यूडोपॉड विल engulf the bacteria, ठीक है, इट विल engulf the bacteria and fuse into the cell membrane। क्या बनाएगा ये, फॉर्मिंग अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर called phagosome, forming a vesicular structure called phagosome। They will form a vesicular structure called phagosome। क्लियर है सर। तो मेरा स्यूडोपॉड्स हो गया, फैगोसोम हो गया, ठीक है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब मान लो कि ये मेरे सेल के अंदर एक फैगोसोम है, ये मेरा सेल है, ठीक है। इस चित्र के सही पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि मेरा एक फैगोसोम है, ठीक है। अब ये फैगोसोम सेल के अंदर है। अब हमको इस फैगोसोम को एसिडिफाई करना है, इस फैगोसोम को हमको एसिडिफाई करना है। क्यों करना है उस पर भी हम आएंगे, ठीक है। तो वी हैव टू एसिडिफाई दिस फैगोसोम। तो हम क्या करेंगे, हम खूब सारा प्रोटॉन पंप करेंगे, H+ पंप करोगे तभी तो होगा ना। तो हम H+ पंप करेंगे इनटू द फैगोसोम, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखिए यहां पे, क्या हो जाएगा कि द फैगोसोम is acidified by pumping protons, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पे एटीपी रिक्वायर्ड होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, ठीक है, टू क्रिएट ऑप्टिमल एसिडिक इन्वायरमेंट। क्यों, अभी ना तुमको पता चलेगा क्या हो रहा है सर। अब इस फैगोसोम विल फ्यूज विथ लाइसोसोम। अब ये फैगोसोम क्या करेगा, ऑब्वियसली इसको इनगल्फ कराना है। तो ये फैगोसोम भाई साहब बोलेंगे कि भैया आप मेरे पास आ जाइए, और यहां पे हम आपको एक लाइसोसोम के साथ फ्यूज करा देते हैं। नाउ दिस फैगोसोम विल फ्यूज विथ अ लाइसोसोम, और दोनों के बीच की दीवार हटा देंगे हम, और फिर ये स्ट्रक्चर जो बन जाएगा ये बन जाएगा आपका फैगोलाइसोसोम, है ना। फैगोसोम प्लस लाइसोसोम बन गया आपका फैगोलाइसोसोम, ठीक है। तो क्या हुआ 6 स्टेप में कि द एसिडिफाइड phagosome fuses with lysosome, ठीक है,
ठीक है, लाइसोसोम में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, राइट, फॉर्मिंग फैगो लाइजो, दे विल फॉर्म फैगो लाइजो, ठीक है सर, ये 6 स्टेप हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि डाइजेशन हो जाएगा सारा इनगल्फ पार्टिकल का, है ना, तो ब्रेकडाउन ऑफ इनगल्फ्ड पार्टिकल, कैसे, मेरे पास एंजाइम है लाइसोसोम में, लाइसोजाइम होता है ना, ठीक है, इनगल्फ पार्टिकल बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन लाइसोसोम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम, राइट, ठीक है, अच्छा, तो ये मेरा काम हो गया। ठीक, अब जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है वो भी तो निकलेगा ना, अब यहां से जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है वो निकल जाएगा कहां पे, सेकेंडरी लाइसोसोम में, और उसको हम फिर सेल के बाहर भेज देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, है ना, तो नाउ द अनडाइजेस्टेड particle will be accumulated in secondary lysosome, will be accumulated in secondary ribosome and will be expelled outside the cell as एक्सोसाइटोसिस। वो कैसे होता है वो अभी हम आगे आपको दिखा देंगे। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस वर्क्स। अगला टॉपिक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। रिसेप्टर क्या हो गया, रिसेप्टर, अरे चल जाओ भाई, हाँ, मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है, दैट इज एलडीएल, आपका जो अपटेक होता है उसके बारे में, ठीक है। तो क्या है भैया, तो अब होता कैसे है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एलडीएल अपटेक बाय लिवर सेल, अपटेक बाय लिवर सेल्स। आई होप एलडीएल का आपको पता होगा, मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या, समझो ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले एक रिसेप्टर है, तो मान लो कि मेरा ये लिवर सेल है, ठीक है, लेट्स से दिस इज माय लिवर सेल। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे सबसे पहले जो रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर जो है वो बाइंड कर जाएगा एलडीएल मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि एलडीएल बाइंड्स with its receptor on लिवर सेल मेम्ब्रेन, ठीक, यहां पे जाके आपका एलडीएल बाइंड कर जाएगा, ठीक। अच्छा, अब जहां पे ये
एलडीएल बाइंड कर रहा है, वहां पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं क्लैथरीन। क्लैथरीन याद रखना, सी से क्लैथरीन है और सी शेप्ड का ही होता है। तो जहां पे इसके रिसेप्टर बाइंड किए हैं वहां पे एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं क्लैथरीन। ठीक है, और ये जो क्लैथरीन है ये एक सी शेप्ड प्रोटीन होता है। तो क्या हुआ कि स्पेशल प्रोटीन called clathrin, which is C-shaped, bind to the membrane at the site of LDL receptor, at the site of LDL रिसेप्टर। कहां पे? लिवर सेल में। ठीक। अच्छा, अब ये जो क्लैथरीन है ये अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन को खींचेगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये अंदर की तरफ, ये इसको इसको जो है इसको अंदर की तरफ ये खींचेगा और इवेंचुअली क्या होगा, ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर बना देगा। और इस क्लैटरीन कोडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोसोम। इस क्लैटरीन कोडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोसोम। तो हुआ क्या यहां पे कि दे विल पुल द मेम्ब्रेन forming a क्लैथरीन पिट, ठीक है, या क्लैथरीन कोटेड पिट कह सकते हो। ठीक है, एंड देन इट कंटिन्यूज टू इनवैजिनेट, अंदर आते रहता है, इट कंटिन्यूज टू इनवैजिनेट एंड बर्ड्स ऑफ एज वेसिकुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर एलडीएल प्रेजेंट है, कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, एंडोसोम। नाउ दिस वेसिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंडोसोम। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। ठीक ठीक। अब जब ये एंडोसोम बना लिया तो अब इससे क्लैथरीन मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, आफ्टर दिस द क्लैथरीन molecule is removed and recycles, है ना, ताकि अगला एंडोसोम बना पाए। क्लैथरीन का रोल यहां पे ही रहता है। ठीक है, ठीक है। अब जब क्लैथरीन हट गया तो अब क्या होगा, सेम जो पिछली बार हमने देखा था कि हमको इस वेसिकल को क्या करना है, एसिडिक बनाना है। तो हम H+ पंप करेंगे इसके अंदर, हम फिर से H+ इसके अंदर पंप करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या करेंगे हम इस केस में, कितना नंबर था यार, 4 5। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे कि प्रोटॉन पंप है, मतलब एटीपी का एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, ब्लास्ट प्रोटॉन्स इनटू द एंडोसोम। ठीक है, और इससे क्या होता है, लीड्स टू इट्स एसिडिफिकेशन। अब ये एसिडिफिकेशन दो कारण से करना था। पहला तो आपने पहले देखा था कि हमको लाइसोसोम के साथ काम करना है तो हमको एसिडिक मीडियम चाहिए। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम क्या करता है ये कि रिसेप्टर, जो एलडीएल रिसेप्टर को एलडीएल मॉलिक्यूल से हटा देता है।
तो जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, द एसिडिक इन्वायरमेंट वीकेंस द बॉन्ड बिटवीन, किसके किसके बीच में, बिटवीन एलडीएल रिसेप्टर, एलडीएल रिसेप्टर एंड एलडीएल। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा एंडोसोम था ये दो वेसिकुलर स्ट्रक्चर में बदल जाता है। ठीक है, एक में एलडीएल रिसेप्टर है और एक में एलडीएल है। ठीक है, तो एलडीएल रिसेप्टर को हम रिसाइकिल कर लेंगे और एलडीएल को हम फ्यूज कर देंगे लाइसोसोम के साथ। ठीक है, तो द एसिडिक एनवायरनमेंट वीकेंस द बॉन्ड बिटवीन एलडीएल रिसेप्टर एंड एलडीएल। ठीक है, इससे दे डिसोसिएट इनटू टू वेसिकल्स। ठीक है, पहला कंटेन्स रिसेप्टर, वही एलडीएल रिसेप्टर, अरे यार क्या हो जा रहा है। ठीक है, एंड इट इज रिसाइकल्ड, वापस हम इसको यूज कर लेंगे बाद में, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, दूसरा कंटेन्स एलडीएल मॉलिक्यूल, है ना, कंटेन्स एलडीएल मॉलिक्यूल्स, और ये जो एलडीएल मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, इट विल देन फ्यूज टू लाइसोसोम, जो इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक डाउन टू किसमें, किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल में हो जाएगा या फॉस्फोलिपिड में हो जाएगा, एटसेट्रा, है ना। तो ये मेरा यहां पे काम खत्म हो जाएगा, एंड देन दे आर then released into the cell, they are then released into the cell। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। क्या हुआ स्टेप, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एलडीएल बाइंड कर गया रिसेप्टर के साथ, कौन सा रिसेप्टर था, एलडीएल रिसेप्टर था, कहां प्रेजेंट था, लिवर के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट था। जहां पे रिसेप्टर के साथ बाइंड किया वहां पे क्लैट्रीन बीस के साथ बाइंड कर लिया, क्लैट्रीन ने मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचा जिससे क्लैट्रीन पिट बना, और बाद में वो पूरा अंदर चला गया तो एंडोसोम बना दिया। ठीक है, एंडोसोम बनने के बाद क्लैट्रीन भाग जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि हम खूब सारा एटीपी की मदद से H+ आयंस इसके अंदर डाल देते हैं जिससे ये एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने के दो फायदा, पहला कि एसिडिक इन दोनों का बॉन्ड वीकेन कर देता है, एलडीएल और एलडीएल रिसेप्टर का, तो दो वेसिकल बन जाता है, एक एलडीएल रिसेप्टर का बन जाता है, एक एलडीएल मॉलिक्यूल का बन जाता है। उसके बाद ये एलडीएल मॉलिक्यूल फ्यूज कर जाता है लाइसोसोम के साथ, एलडीएल रिसेप्टर जो है तुम्हारा वो क्या हो जाता है, रिसाइकिल हो जाता है। ठीक है, और जो लाइसोसोम के साथ ये बाइंड किया तो इट विल ब्रेक इट डाउन इनटू कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड, और वो फिर सेल को अपने काम के लिए इस्तेमाल में आ जाएगा। इसका क्लिनिकल रेलेवेंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस पे एक बीमारी के बारे में हम पढ़ते हैं, उस बीमारी का नाम है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है, क्लिनिकल रेलेवेंस ना, क्लिनिकल रेलेवेंस। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि अगर मान लो इस पाथवे में माल फंक्शन है, माल फंक्शन इन द एलडीएल पाथवे, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इट कैन लीड टू फेमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, स्पेलिंग देख लेना भाई। ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ठीक है, ये जेनेटिक डिजीज होता है, हेरिडिटी कंडीशन है।
ठीक है। और इस केस में क्या होता है कि एलडीएल ज्यादा हो जाता है, हाई एलडीएल इन ब्लड विच कैन लीड टू हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना, क्या एडवाइड कर सकता है। ठीक, तो इट लीड्स टू प्लेक्स इन ब्लड वेसल्स, और जिससे इंक्रीजेस रिस्क ऑफ एमआई, माइकार्डियल इंफार्क्शन का रिस्क बढ़ जा रहा है ना, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, राइट। ठीक, तो ये हो गया आपका एंडोसाइटोसिस पूरा कंप्लीट। अगला हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज एक्सोसाइटोसिस। चलिए एक्सोसाइटोसिस देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्सोसाइटोसिस की हम बात करें तो एक्सोसाइटोसिस क्या हुआ सर, कि अगर किसी चीज को मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, एक्सो क्या है सर, एक्सपल्शन ऑफ सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल। ठीक, ठीक है सर। क्या होता है एक्सोसाइटोसिस में और कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है एक्सोसाइटोसिस, तो अगर हम देखें तो पहला, एक्सोसाइटोसिस कैन बी सीन इन एक्सपल्शन ऑफ सेल्यूलर वेस्ट, है ना, कोई काम का नहीं है वो निकल जाएगा, जैसे सेकेंडरी लाइसोसोम से निकला था। एग्जाम्पल सेकेंडरी लाइसोसोम, क्यों मैं ऐसे करता हूँ, है ना, सेकेंडरी लाइसोसोम एक्सपल्शन हो जाता है। ठीक है, दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता था, आप देखते थे सिनेप्टिक क्लेफ्ट के पास, तो रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तीसरा किसी सेल से हार्मोन का रिलीज हो रहा है। ठीक है ना, या कोई सेल सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन रिलीज कर रहा है, अगेन दैट कैन बी अ हार्मोन आल्सो, है ना, तो ये सब में के एग्जाम्पल जो है दैट इज एक्सोसाइटोसिस का। एक और एग्जाम्पल होता है कि म्यूकिन रिलीज किससे, म्यूकस गॉबलेट सेल, है ना, रिलीज बाय गॉबलेट सेल, इस पे सवाल भी आया हुआ है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोसाइटोसिस, है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, ध्यान से सुनना। चलो देखो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सपोज मान लो कि हम बात करते हैं किसी हार्मोन के प्रोडक्शन की बात करते हैं, या कोई प्रोटीन के प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ हुआ, प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, स्टेप नंबर 1, कहाँ पे, आर ने प्रोटीन सिंथेसाइज किया। प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन आर। ठीक है, सिंथेसाइज हो गया प्रोटीन मॉलिक्यूल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा, अब जो प्रोटीन आर ने सिंथेसाइज किया, ये फिर बाहर निकलेगा वाया ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ठीक है, तो आर सिक्रीट्स या क्रिएट्स ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, क्या रहेगा इसमें, वो पर्टिकुलर प्रोटीन रहेगा। ठीक है, इसने ट्रांसपोर्ट वेसिकल किया। ठीक है, अब इस ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में क्या होते हैं
एक मॉडिफाइड सिग्नलिंग प्रोटीन होता है, क्योंकि अब आरईआर से कहां जाना है इसको, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कैसे पता चलेगा कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, तो वो उस प्रोटीन की मदद से जाता है। उस प्रोटीन का नाम होता है COP2। ठीक है, तो आरईआर क्रिएट्स ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स which has modified सिग्नलिंग प्रोटीन। क्या नाम है सिग्नलिंग प्रोटीन का? इस सिग्नलिंग प्रोटीन का नाम है COP2। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, दे ट्रांसपोर्ट दीज वेसिकल्स टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो दे ट्रांसपोर्ट दीज वेसिकल्स टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पहुंचा दिया इसको, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब क्या होगा सर? अब इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हमको पता है ग्लाइकोसाइडेशन, फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो फर्दर मॉडिफिकेशन जो है वो कहां होगा? इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा चलो ठीक है, तो फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन occurs in गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद क्या होगा? अगर प्रोसेसेस, तो आपने देखा था ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स में ऐसे होता था ना, सिस्टर्ने, टिब्यूल और वेसिकल्स होता था। यहां से फॉर्मिंग वेसिकल था और यहां से पिंच ऑफ होके मैच्योरिंग वेसिकल्स बाहर निकल जाता था। तो ये वाला जो वेसिकल है इसको हम मैच्योरिंग वेसिकल कहते हैं। तो ये वेसिकल निकलेगा। अच्छा, है ना। तो फर्दर मॉडिफिकेशन प्रोटीन का गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक नया वेसिकल निकाल देता है। तो आफ्टर प्रोसेसिंग द गोल्जी कॉम्प्लेक्स bursts out new vesicle containing mature protein। ठीक, अब मान लो इस वेसिकल को भी हमको ट्रांसपोर्ट कराना है, कहीं पे कहीं भी जा सकता है ना। ये वेसिकल को भी हमको कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कराना है। तो इस केस में हम एक्सोसाइटोसिस केस में कहां ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं? इस केस में हम ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो यहां भी मोटर प्रोटीन्स की हमने बात की थी, जो पाइनोसाइटोसिस में अंदर लेके जा रहा था, तो वही मोटर प्रोटीन इसको बाहर भी लेके जाएगा। कौन सा था? वो आपका था काइनेसिन और डाइनिन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि नाउ स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगा कि द वेसिकल्स आर मूव्ड फ्रॉम inside of the cell towards the cell membrane via motor proteins, जो ATP रिक्वायर करेगा। क्या नाम है इन मोटर प्रोटीन का? काइनेसिन और डाइनिन्स। काइनेसिन एंड डाइनिन्स। ठीक है, यहां पे क्या होगा? ATP इज रिक्वायर्ड। तो इसीलिए सबके सब देखो कैसे एक्टिव प्रोसेस है ना, मैंने सब जगह तुमको समझा दिया कैसे ये सबके सब एक्टिव प्रोसेस है। यहां पे ATP इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये वेसिकल जब सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच गया, अब कहानी सारे सेल मेम्ब्रेन पे होगी। ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब ये वेसिकल जब सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच गया, ठीक है, तो वंस द वेसिकल रीचेज द सेल मेम्ब्रेन, तो यहां पे एक स्पेशल प्रोटीन ज्वाइन कर जाएगा। मान लो ये वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंच गया, ठीक है। अब यहां पे एक स्पेशल प्रोटीन इसके साथ ज्वाइन कर जाएगा।
इस प्रोटीन को हम कहते हैं टी स्नेयर्स। इस प्रोटीन को हम कहते हैं सॉरी वी स्नेयर्स, वेसाइकल के साथ है ना, ऐसे याद रखो, वी स्नेयर्स नॉट टी स्नेयर्स। टी स्नेयर्स तो दूसरा वाला होगा टारगेट पे, है ना। तो ये जो प्रोटीन इसके साथ बाइंड किया, इस प्रोटीन को हम कहते हैं, जो वेसाइकल के साथ निकला, इसको हम कहते हैं वी स्नेयर्स। और ये वी स्नेयर्स वाला क्या है, ये जो टारगेट प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और इस टारगेट प्रोटीन का नाम है टी स्नेयर्स। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग नाम है ना, इसका नाम है टी स्नेयर्स। ठीक है, क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में जोड़ी बना ली। तो क्या हुआ, जब वेसाइकल पहुंच गया सेल मेम्ब्रेन के पास, तो ये किसी प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया, उस प्रोटीन का नाम क्या है, वी स्नेयर्स। ठीक है, तो क्या हुआ, वंस, थोड़ा एस्थेटिक अच्छा लगना चाहिए ना, 4 नंबर डाल देते हैं। वंस द वेसाइकल reaches the cell membrane, it binds to special protein। कौन सा है, वी स्नेयर्स। कैसे याद रखोगे, वी से वेसाइकल, वी स्नेयर्स। ठीक है, बाइंड कर गया। ठीक है, और टारगेट सेल के पास एक प्रोटीन होगा, ठीक है, द एंड इट इंटरैक्ट्स with complementary protein on the target cell। क्या नाम है इनका, टी स्नेयर्स। ठीक ठीक ठीक, इसके कारण एक बॉन्ड बनेगा, और इसके कारण क्या हो जाएगा कि जो वेसाइकल इट विल फ्यूज टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो दिस बॉन्ड मेक्स द वेसाइकल फ्यूज टू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड देन दे आर रिलीज आउटसाइड द सेल, एंड then they are released outside the cell। ठीक है सर, तो इस तरह से एक्सोसाइटोसिस हो गया। याद रखिएगा, यहां पे कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इस केस में इट इज वेरी हाईली डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम आयन। इंटरेक्शन इज हाईली डिपेंडेंट, तभी न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज में कैल्शियम आयन चाहिए होता है ना, हाईली डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम। ठीक है, तो आपका ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में 3 पार्ट है। एक है आपका जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, वो हमने देख लिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने देख लिया, और ये तीसरा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट देख लिया। आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा t.me/cytonai पे, राइट। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।